दोस्तों, मैं ज़कीर हुसैन अपने चैनल में आपका इस्तकबाल करता हूं। आज मैं ये वीडियो उन छात्रों के लिए लेकर हाजिर हूं जो जवाहर नवोदय विद्यालय में क्लास 6 के एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं 2023 के लिए। तो आज हम अध्याय 4 गुणनखंड गुणज और उनके गुण लेकर हाजिर हैं और इन पर पिछले 30 सालों में आए हुए जो प्रश्न हैं जवाहर नवोदय विद्यालय में आ चुके हैं वो भी उनका सॉल्यूशन भी लेकर हाजिर होंगे। तो सबसे पहला हम लेते हैं गुणनखंड। तो गुणनखंड किसे कहते हैं, यानी किस संख्या गुणनखंड कहते हैं। यानी कोई संख्या, किसी संख्या को, एक ए संख्या है, अगर इस ए संख्या को बी संख्या पूरी विभाजित कर देती है तो ये बी जो है इस ए का गुणनखंड कहलाएगा। अब ए बी के अलावा हम कोई संख्या ले लेते हैं, जैसे 10 है। अब 10 में अगर हम 2 का भाग देते हैं तो ये 2 का भाग 5 बार ये पूरा चला जाता है, यानी इसमें शेषफल कुछ भी नहीं बचता है। तो फिर ये 2 जो है वो 10 का गुणनखंड कहलाएगी। तो इसी तरीके से एक संख्या को कई संख्याएं विभाजित पूरा विभाजित कर सकती हैं, तो वो सारी संख्याएं उसका गुणनखंड कहलाएंगी। जैसे 10, इस 10 को 5 भी पूरा विभाजित कर सकता है, 5 दूनी 10 होते हैं, 2 भी कर सकता है। और एक तो हर एक का गुणनखंड होती है, हर संख्या को एक विभाजित कर सकती है, यानी एक का अगर हर एक संख्या में एक का भाग दें तो वो पूरा विभाजित हो जाता है। तो ये 1 है, 2 है, 5 है, 10 है, ये सारी संख्याएं इस 10 का क्या कहलाएंगी, गुणनखंड कहलाएंगी। तो अगर 10 के गुणनखंड हम गिनना चाहें तो एक संख्या हर एक का गुणनखंड होती है। 2 का भाग पूरा जा रहा है तो 2 भी होगी, 5 का जा रहा है तो 5 होगी, और 10 यानी हर एक संख्या अपने का भी गुणनखंड होती है। तो ये जो हमारी संख्या है 1, 2, 5, 10, ये 10 के गुणनखंड कहलाएंगी। आगे चलते हैं उभयनिष्ठ गुणनखंड पर। तो हमने बताया जिस तरीके से कई संख्याएं एक संख्या को पूरा विभाजित कर सकती हैं, तो इसी तरीके से एक संख्या कई संख्याओं को भी पूरा विभाजित कर सकता है। जैसे 2 है, ये 2 जो है हमारा 2 को, 4 को, 6 को, 8 को, 10 को, यानी 12 को, इस तरीके से अनेक संख्या हो सकती हैं जिनको ये 2 जो है पूरा विभाजित कर देगा। तो ये 2 जो है इन सबका उभयनिष्ठ गुणनखंड कहलाएगा। इसी तरीके से ये हमारी 18 है, तो 18 का गुणनखंड हमारा क्या है, 9 जो है इस 18 को भी पूरा विभाजित कर सकता है, 36 को पूरा विभाजित कर सकता है। तो ये 9 जो है 18 और 36 का उभयनिष्ठ गुणनखंड कहलाएगा। अब समझते हैं अभाज्य गुणनखंड क्या है। तो अगर किसी संख्या के गुणनखंड अभाज्य हैं तो वो अभाज्य गुणनखंड कहलाते हैं। जैसे हमारी संख्या 9 है, इसको हम 2 भागों में बांट सकते हैं, 3 गुणा 3। 3 जो है हमारी अभाज्य संख्या है, ये 3 अभाज्य संख्या है, तो इस 9 के ये 3 और ये 3 जो है वो अभाज्य गुणनखंड कहलाएंगे। इसी तरीके से 12 है, 12 को हम लिख सकते हैं 2 गुणा 3 गुणा 2, यानी 2 दूनी 4 तिया 12, ये 2 भी अभाज्य, 2 भी अभाज्य, 3 अभाज्य, ये अभाज्य गुणनखंड इन संख्याओं के कहलाएंगे। यानी ऐसी संख्याएं जिनका गुणा करें और वो संख्या प्राप्त हो जाए और वो संख्याएं आपस में क्या हों, अभाज्य हों, तो वो सारे ही अभाज्य गुणनखंड उस संख्या के कहलाएंगे जो इसको गुणा करके प्राप्त हो रही है। अब समझते हैं कि गुणज क्या होता है। कि कोई भी हम एक संख्या ले लें और उस संख्या में किसी और संख्या गुणा करके एक तीसरी संख्या प्राप्त करें, तो फिर वो जो प्राप्त होने वाली संख्या है वो उस संख्या का क्या है, गुणज कहलाएगी। जैसे हमने एक संख्या ले ली 11, अब 11 में 1 का गुणा किया तो 11 आ गया, 11 में 2 का गुणा करें तो 22 आ जाएगा, 11 में 3 का गुणा करें तो 33 आ जाएगा, 11 में 4 का गुणा करें तो 44 आ जाएगा। तो ये जितने भी संख्याएं आ रही हैं ये सारी संख्याएं 11 का गुणज कहलाएंगी। यानी एक संख्या में किसी अन्य संख्या का गुणा कर रहे हैं
और वो और संख्या तीसरी संख्या प्राप्त हो रही है, तो वो संख्या पहली संख्या का गुणज कहलाएगी। तो अगर हम 11 के गुणज लिखना चाहें तो क्या कहलाएंगे, 11 इसका गुणज होगा, 22 भी इसका गुणज होगा, 33 भी इसका गुणज होगा, 44 भी इसका गुणज होगा। इस तरीके से 55, 66, इस तरीके से अनंत हमारे गुणज इसके प्राप्त हो सकते हैं। हम सोचें किसी संख्या का सबसे बड़ा गुणज अगर कल्पना करें तो ये कल्पना से भी बाहर है, यानी सबसे बड़ा गुणज होगा ही नहीं। अब समझेंगे उभयनिष्ठ अपवर्त्य। तो उभयनिष्ठ अपवर्त्य हम यही समझ लेते हैं, जैसा कि हमने 11 की अपवर्त्य हमें निकाले हैं। तो हमने जैसे 11 के अपवर्त्य निकाले, 4 का गुणा किया तो 44 आ गया। ये 44 क्या है, 11 का अपवर्त्य है। अब अगर हम 4 के अपवर्त्य निकालें, 4 में 11 गुणा कर दें तो फिर 11 चौक 44 आ जाएगा। तो ये जो 44 आया वो 4 का अपवर्त्य है, यानी जो 44 है वो 11 का भी अपवर्त्य है और 4 का भी अपवर्त्य है। तो ये जो 44 कहलाएगा वो उभयनिष्ठ अपवर्त्य कहलाएगा, यानी वो 2 या 2 से अधिक संख्याओं का अपवर्त्य होगा, यानी वो संख्या उस दोनों संख्याओं से पूरी विभाजित हो रही हो। यानी 11 से पूरी विभाजित हो रही है 44 और 4 से भी पूरी विभाजित हो रही है 44। तो ये 44 है वो उभयनिष्ठ अपवर्त्य कहलाएगा। तो अब हम समझ लेते हैं कुछ याद रखने योग्य बातें। तो पहली बात तो ये है कि 1 जो है वो प्रत्येक संख्या का गुणनखंड है, क्योंकि 1 जो है हर एक संख्या को पूरा विभाजित कर देता है। दूसरी बात, जो कोई भी संख्या हो वो अपने आप को तो पूरी विभाजित कर देती है, यानी एक बार हर एक का अपने आप में भाग चला जाता है। तो प्रत्येक संख्या स्वयं का भी एक गुणनखंड होती है। तो हमें ये याद रखना है या नोट कर लें छात्र, प्रत्येक संख्या स्वयं का गुणनखंड होती है। तीसरी बात याद रखने योग्य है कि प्रत्येक संख्या का गुणनखंड या तो उसके बराबर होगा या उससे छोटा होगा, यानी बड़ा नहीं हो सकता। किसी संख्या का गुणनखंड उस संख्या से बड़ा नहीं हो सकता, या बराबर होगा या उससे छोटा होगा। प्रत्येक संख्या के गुणनखंडों की संख्या जो होती है वो निश्चित होती है, ऐसा नहीं है कि उसको बदलती रहती हो। प्रत्येक संख्या के गुणनखंडों की संख्या निश्चित होती है, यानी घटती बढ़ती नहीं है। एक संख्या के जितने गुणनखंड हैं उतने ही गुणनखंड रहेंगे। अगली बात समझते हैं इसमें, किसी संख्या का गुणज उस संख्या यानी जो संख्या है उसका और किसी प्राकृतिक संख्या का गुणनफल होता है। प्राकृतिक संख्या का गुणनफल होता है। यानी कोई संख्या ले रहे हैं, मान लिया 5 के या 10 के या 18 के या 20 के हम गुणज निकालना है, 25 गुणज निकालना है, तो वो संख्या और उसमें किसी प्राकृतिक संख्या का गुणा करेंगे तो उसका गुणनफल जो आएगा वो इस 25 का गुणनफल गुणज कहलाएगा। अगर 4 का हम गुणा कर देते हैं तो 25 चौगी 100 जो होगा वो इस 25 का गुणज होगा। अगली बात समझते हैं कि प्रत्येक संख्या स्वयं का गुणज होती है। इसको समझ लें, अगर कोई संख्या है उस संख्या का हम 25 ही ले लें, 25 का गुणज निकालना है तो इसमें 1 का गुणा कर दें तो 25 ही आ जाएगा। तो ये 25 जो है उस संख्या और एक प्राकृतिक संख्या 1 का गुणा करने पर 25 आया है, तो ये 25 का 25 जो है गुणज है और ये स्वयं में एक वही संख्या है। तो हर एक संख्या स्वयं का भी गुणज होती है। अगली बात समझ लें, किसी प्राकृतिक संख्या के गुणजों की गिनती करना भी असंभव है। यानी किसी संख्या के गुणज कितने होंगे ये भी असंभव है, इसकी गिनती नहीं की जा सकती है। इसी तरीके से किसी संख्या का सबसे बड़ा गुणज निकालना चाहे तो ये भी असंभव है और गिनती करना भी असंभव है। अब हम आपके सामने वो सवाल लेकर हाजिर हैं जो गुणनखंड या गुणज या उभयनिष्ठ गुणनखंड के ऊपर पिछले वर्षों में जो सवाल प्रश्न पूछे गए हैं उनके सॉल्यूशन आपके सामने पेश करेंगे।
तो ये है पहला प्रश्न जो 2018 में आया हुआ है। इसके साथ साथ हम अपने छात्रों को यही बताना चाहें कि हमारे इस YouTube चैनल पर 2018 का पूरा प्रश्न पत्र और उसका सॉल्यूशन इस चैनल पर अपलोड किया जा चुका है। 2019 का, 20 का और 21-22 का भी पूरे प्रश्न पत्र हमने वीडियो बनाकर अपलोड कर दिए हैं और 2016 का भी अपलोड है। तो इसमें हम टॉपिक वाइज दे रहे हैं, यानी अध्याय के अनुसार ये प्रश्न जो है 2018 में आया हुआ है। 9 और 7 दोनों का एक उभयनिष्ठ गुणज जो है वो ए है, यानी ए जो है वो 9 का भी गुणज है और 7 का भी गुणज है। इसका मतलब ये ए जो है 9 से पूरा विभाजित हो रहा है और 7 से भी पूरा विभाजित हो रहा है। तो और ये जो ए है वो 1200 और 1300 के बीच में है। तो ए क्या है, तो इनमें से चारों में से हमें देखना है। तो 1200 और 1300 में के बीच में है, तो ये 1200 छोटी है, तो ये तो हो नहीं सकता। इनमें देखें, अब ये जो तीनों संख्याएं ये 1200 1300 के बीच में ही, इन तीनों में से एक संख्या होगी, उसमें हम देखें तो देखेंगे कि गुणज जो है वो होगा जो 9 में या 7 में किसी संख्या का गुणा करके निकाला गया होगा। तो वो गुणज इनमें ये ऐसी संख्या होगी जो 9 से विभाजित होगी और 7 से विभाजित होगी। तो देखें 9 से क्या विभाजित हो रही है। 9 से विभाजित होने के लिए अंकों का योग 9 से विभाजित होना चाहिए। अंकों का योग कितना है, 1 2 3 और 6 9, ये 9 से विभाजित हो रही है। 6 8 1 9, ये भी 9 से विभाजित हो रही है। 6 6 12 2 14 और 1 15, ये 9 से विभाजित नहीं हो रही है। अब ये भी नहीं होगा, तो इन दोनों में से एक होगी। ये दोनों ही 9 से विभाजित हो रही है। अब 7 से भी विभाजित होना चाहिए। तो अब देख लेते हैं 7 से विभाजित करके। 1260 को हम विभाजित करते हैं 7 से, तो 7 एकम 7 बचेगा हमारा 5 6 41 7 8 56। तो ये हमारी जो है 7 से विभाजित हो गई है। तो यही संख्या होगी। अगर इसी को देखते हैं 7 से विभाजित हो रही है नहीं हो रही है, तो ये 7 से विभाजित हो रही है, तो ये नहीं होगी। अगर देखना चाहें तो देख लें, फिर से ये हो नहीं सकती, क्योंकि एक हमारा आंसर आ चुका है कि 7 से विभाजित होनी चाहिए, 9 से विभाजित होना चाहिए। 7 एकम 7 5 बचे 50, 7 7 49 और ये 16 7 से नहीं कट रहा है। तो ये विभाजित हो रही है 9 से भी और 7 से भी, तो यही 9 और 7 का उभयनिष्ठ गुणज होगा। तो दूसरा विकल्प इसका सही है। अगला प्रश्न 2016 में आया हुआ है 6 के पहले 4 गुणजों का योग। तो 6 के पहले 4 गुणज कैसे निकालेंगे, पहले दूसरे कैसे निकालते हैं। तो 6 का पहला गुणा होगा 1 का गुणा करने पर, दूसरा गुणा हो जाएगा 2 का गुणा करने पर, तीसरा गुणज मिल जाएगा हमें 3 का गुणा करने पर, और चौथा गुणज मिल जाएगा 4 का गुणा करने पर। तो ये आ गए हमारे 6 के पहले 4 गुणज, 6 12 18 24। इनका योग पूछा गया तो योग कर देंगे। 6 2 8 8 16 4 20, हासिल 2 3 4 और 1 5 और 1 6, तो ये आ जाएगा 60। तो प्रथम 4 गुणजों का योग 60 आया है। 60 है हमारा चौथे विकल्प में, तो चौथा विकल्प इसका सही है। ये प्रश्न है जो 2015 में आ चुका है। 6 के प्रथम 5 गुणजों का योग। इससे पहले हमारे 2016 में 4 गुणजों का योग पूछा था और 15 में 5 गुणजों का योग पूछा था। तो ये हमारा पहला गुणज आ गया, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। तो 5वां गुणज निकालना है, तो 6 में 5 का गुणा कर देंगे, तो 5वां गुणज आएगा 5 6 30। इन चारों का योग 60 था, इसमें 30 और जोड़ दिया, तो ये आ जाएगा 90। तो 5 गुणजों का योग जो है 90 आ जाएगा, और 90 पहले विकल्प में, पहला विकल्प इसका सही है। ये प्रश्न भी 2015 में आया हुआ है। 6 के प्रथम 5 गुणजों के योग से आने वाली संख्या के दहाई और इकाई के स्थानों पर आए अंकों का अंतर। तो इसमें देख रहे हैं हमारे प्रथम 5 गुणजों का योग आया है, वो आया है 90। तो इकाई हमारा 0 है, दहाई हमारा 9 है। तो इकाई और दहाई के इनका अंतर निकालें, तो 9 में से 0 घटा दें, तो ये 9 ही आ जाएगा।
तो अंतर जो आया है इकाई दहाई के अंकों का वो 9 प्राप्त हुआ, तो ये 9 है हमारा। चौथे विकल्प में चौथा विकल्प इसका सही है। अगला प्रश्न है, ये 2015 में आया हुआ है। 13 के प्रथम 7 गुणजों का योग किसके निकटतम है? तो 13 के प्रथम 7 गुणज हम निकाल लेंगे पहले। तो 13 में 1 का गुणा कर दे तो पहला गुणज आ जाएगा 13 कम 13। 13 में 2 का गुणा किया तो 13 दूनी 26। 13 में 3 का गुणा कर दे, तीसरा आ जाएगा 13 तिया 39। और 13 में 4 का गुणा कर दें, 13 चौक 52, चौथा आ जाएगा। इसी तरीके से 7 और हम गुणज निकाल लेंगे, 13 पंजी 65, पाँचवा हो गया। 6 का गुणा कर दें तो छठा आ जाएगा, 13 छक्का 78। और 13 में 7 का गुणा कर देंगे, 13 सत्ते 91, ये आ जाएगा हमारा 7वां गुणज। 7 गुणजों का योग निकालना है, तो अब इनका हम योग करेंगे। तो 3 3 6 9, 9 18, 2 20, 5 25, 8 33 और 1 34, ये 4 हासिल 3, 3 और 1 4, 2 6, 3 9, 5 14, 6 20, 7 27 और 9 36, ये आएगा 364। तो ये 364 योग आया किसके निकटतम है? ये 365 के निकटतम है, तो दूसरा विकल्प इसका सही है। अगला प्रश्न ये 2011 में आया हुआ है। 30 के गुणक हैं, तो 30 के गुणक निकाल दें। तो 30 के गुणक कौन कौन से होंगे? वो सभी संख्याएं जो 30 को पूरा पूरा विभाजित कर दें 30 का गुणज कहलाएगी। तो 30 एक तो सबका ही गुणक होता है, तो 30 गुणक में 1 होगा, तो इसमें 1 नहीं है, तो ये नहीं होगा, एक सम में है। और दूसरी बात, स्वयं वो भी एक अपने का भी एक गुणक होती है, तो इसमें 30 नहीं है, इसमें 30 नहीं है, सिर्फ इसमें 30 है। तो इसमें सब चेक कर लेते हैं, ये 1 2 3 5 6 10 15 30, ये सारी संख्याएं इसके गुणक हैं, क्योंकि 30 को ये सारी संख्याएं पूरा पूरा विभाजित कर देंगी। तो ये चौथा विकल्प इसका सही है। अगला प्रश्न है, एक संख्या 50 से कम है, 7 की गुणज है के कुल 3 गुणनखंड हैं, तो वो संख्या है। तो इनमें से वो कौन सी संख्या है? हम आपसे परीक्षा करते हैं, आप इसका उत्तर जो निकाल कर कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर दें। तो इसके लिए हम आपके मुंतज़िर रहेंगे, यानी इंतज़ार करेंगे। तो और आगे इस सवाल का जो हल होगा, इस प्रश्न का हल और आगे के जो और क्वेश्चन आए हुए हैं उन सभी का हल लेकर अगले वीडियो में लेकर हाजिर होंगे। तो तब तक के लिए इजाज़त। हमारे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए, इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुल हैं इसकी गुलसितां हमारा।